हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जोड़ने की टूटन। आज पप्पू लौटे तो उससे आरक्षण के लिए कहूँ। आपको यहाँ कोई तकलीफ है अम्मा जी? पत्रिका पलटते हुए प्रमिला ने सिर उठाकर पूछा। कैसी बात करती हो? अपने घर में कोई तकलीफ महसूस करता है? पप्पी, अपनी 3 बहुओं का बड़ी, मंझली और छोटी नामकरण करने के बाद अम्मा जी ने अपने सबसे छोटे पप्पू की बहू का नाम पप्पी रख लिया था। अभी आपको आए कौन से ज़्यादा दिन हुए हैं जो जाने की सोचने लगी? अभी तो आप कहीं घूमी भी नहीं। हम तो यही सोचते रहे कि बरसात थमे तो श्रीनगर, पहलगाम चलें। घूमना तो फिर भी होता रहेगा, लेकिन अभी मेरा इलाहाबाद पहुंचना ज़रूरी है। छोटे भाई साहब ने तो लिखा है कि अस्पताल में इंतज़ाम पक्का हो गया है। फिर आप जाकर क्या करेंगी? तुम समझती नहीं, अस्पताल में तो बिना रोग के भी दाखिल होना पड़े तो बाकी लोगों की दौड़ ही दौड़ हो जाती है। और फिर ये तो अंधी खेती है, ठीक से निपट जाए तो कुछ भी नहीं, वैसे होने को 100 बवाल। सब ठीक ही होगा। आप बहुत ऊंच नीच सोचती रहती हैं। सोचना तो सभी कुछ पड़ता है। दशहरा कौन सा दूर है, फिर 20-25 दिन पहले तो पहुंचना ही चाहिए। सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ अकेले मेरा मन घबराएगा। ये तो सुबह के गए शाम को भी देर से ही लौटते हैं। प्रमिला के चेहरे पर उद्विग्नता छा गई। बुरा क्या मुझे नहीं लगता, लेकिन सिर्फ अपने को देखकर दुनिया कहाँ चलती है बेटी। मन लगाने के 100 तरीके हैं। तुम किताब भी तो इसीलिए पढ़ती हो। दोपहर को पीछे के बरामदे में बैठी प्रमिला और उसकी सास में बातें हो रही थी। प्रमिला का पति प्रदीप सेना में अफसर था और 2 साल बाद उसे जम्मू में ऐसी नियुक्ति मिली थी जहां वो परिवार को अपने साथ रख सकता था। प्रमिला के विवाह को अभी 1.5 वर्ष ही हुआ था और सबसे छोटी बहू होने के कारण वो अम्मा जी की विशेष लाडली भी थी। अम्मा जी के रहने से उसे घर की चिंता भी नहीं रहती थी। उल्टे वो शाम होते ही उसे टोकने लगती। पप्पू आता होगा, तुम तैयार हो जाओ, कुछ देर दोनों घूम आना। प्रमिला को बड़ा आश्चर्य हुआ जब शाम को लौटने पर प्रदीप ने अम्मा जी की सीट आरक्षण की बात सुनकर जरा सा भी विरोध नहीं किया और तपाक से कह दिया, कल जिस दिन का भी आरक्षण हो सकेगा उसी दिन का करा दूंगा। रात में पति पत्नी में चर्चा चलने पर प्रदीप ने प्रमिला से कहा, तुम नई हो, अम्मा को नहीं जानती। अम्मा की प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट रहती हैं। जहां वो अपनी ज़रूरत समझती हैं वहां वो ज़रूर पहुंचती हैं। आराम और तकलीफ उनके लिए निहायत छोटी बातें हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद अम्मा ने अपने बूते पर ही सारे परिवार को बांध रखा है। बड़े भैया पुलिस में हैं, उनको होली पर भी छुट्टी नहीं मिल सकती। इसीलिए होली पर सब भाइयों को बड़े भैया के पास पहुंचना पड़ता है, चाहे एक दिन को ही सही। तुम्हारा नया घर व्यवस्थित होना था, इसीलिए तुम्हारे पास आ गई। अब छोटी भाभी के पास उनका रहना ज़रूरी है तो इलाहाबाद जा रही हैं। तुमने शायद ध्यान दिया हो कि अभी 3 महीने पहले बड़े भैया भ्रमण के लिए दक्षिण गए थे। किराया तो खैर सरकार ने दे दिया, लेकिन होटलों में ठहरने आदि में खर्चा अधिक हो गया और लाख चाहने पर भी किसी के लिए वहाँ कोई चीज़ नहीं ला सके। लेकिन बड़ी भाभी दीदी के लिए कांचीवरम की एक साड़ी फिर भी खरीद ही लाई। पता है क्यों? दीदी की जब शादी हुई थी ना, तब तंगी की हालत में थे हम सब लोग पढ़ रहे थे, इसीलिए उनकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकी। जीजा जी इतनी लंबी नौकरी के बाद अभी तक बड़े बाबू ही तो हैं। हम सभी को ये लगता है कि दीदी के साथ न्याय नहीं हुआ। आज बाबूजी के आशीर्वाद से हम सभी भाई अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इसीलिए उसका थोड़ा बहुत प्रतिकार करना चाहते हैं। होली, दिवाली, भाई दूज और रक्षाबंधन की साल में 3 साड़ियाँ तो हर भाई दीदी को देता ही है। फिर उनके बच्चों के लिए बराबर कुछ ना कुछ दिया ही जाता है। कोई भी कहीं बाहर से कोई चीज़ लाए तो पहले दीदी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ लाता है। भाइयों से कुछ चूक होने भी लगे तो भाभियाँ पहले आगे बढ़ जाती हैं। बड़ी भाभी तो बिल्कुल अम्मा जी का ही प्रतिरूप हैं। मंझली भाभी शुरू में ज़रूर कुछ कसमसाती थी, लेकिन जब मंझले भैया से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो वो भी परिवार की लीक पर चलने लगी। दीदी तो 50 बार कह चुकी हैं कि शादी हो जाने के बाद भी उन्हें लगता ही नहीं कि वो इस घर से कटकर किसी दूसरे घर की हो गई हैं।
अपने लिए साड़ियाँ तो उन्होंने कभी खरीदी ही नहीं। साल में 1-1.5 दर्जन साड़ियाँ तो उन्हें मिल ही जाती हैं। दीदी हैं भी तो बड़े स्नेही स्वभाव की, बच्चों पर तो जान दिए फिरती हैं। प्रमिला ने पति की बात में आगे जोड़ा। तभी तो बच्चे बीमार पड़ते ही बुआ जी की रट लगाते हैं। दीदी को कहीं सपने में भी किसी की तकलीफ की भनक मिल जाए तो दौड़ी चली आएंगी। इतनी दूर दूर रहकर भी कभी लगता ही नहीं कि हम लोग अलग हैं। अम्मा जिसे जहाँ जाने को कह दें वो वहीं दौड़ जाएगा, ज़रा भी आनाकानी नहीं करेगा। एक बार मंझले भैया को मोती झरा बुखार हुआ था। अम्मा उनके पास थी, तभी छोटे भैया को ट्रेनिंग पर जाना पड़ा। छोटी भाभी को धवल की पढ़ाई की वजह से रुकना पड़ा। मकान बहुत सुरक्षित नहीं था और छोटी भाभी हैं भी कुछ डरपोक स्वभाव की। अम्मा वहाँ जा नहीं सकती थी। उन्होंने बड़ी भाभी को लिखा कि वो छोटी भाभी के पास जाकर रहें, क्योंकि उनके यहाँ तो पुलिस का पहरेदार रहता ही है और बड़े बच्चों को बड़े भैया पर छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः बड़ी भाभी ना चाहते हुए भी छोटी भाभी के पास चली गईं। प्रदीप अपनी रॉ में न जाने क्या क्या कहता चला जा रहा था कि प्रमिला ने उनींदेपन से करवट बदलते हुए कहा, अब बहुत हो लिया परिवार पुराण, आखिर सोना है कि नहीं। अम्मा जी के इलाहाबाद जाने के 10 दिन बाद ही प्रदीप को तार मिला कि छोटी भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया है और प्रसव में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। इस खबर से दोनों ही निश्चिंत तो हुए, परंतु प्रमिला को नवजात शिशु के लिए नए डिज़ाइन के छोटे छोटे कपड़े सीने का शौक सवार हो गया। वो अनेक रंग बिरंगी पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं उलटने पुलटने लगी। अभी इलाहाबाद जाने का कार्यक्रम बना भी नहीं था कि झांसी से सूचना मिली कि मंझले भैया प्रफुल्ल के लड़के मधुप का स्कूटर दुर्घटना में गंभीर चोटें आई हैं। प्रदीप और प्रमिला दोनों ही उसे देखने झांसी पहुंचे तो वहां अम्मा जी सदा की भांति सेवा में तत्पर थीं। देखते ही बोली, 1.25 महीना बीतने पर छोटी बहू की लड़की का नामकरण संस्कार करने की सोच ही रही थी कि यहाँ से फ़ोन आ गया कि मधुप के हाथ पैर स्कूटर दुर्घटना में टूट गए हैं। फौरन रात की गाड़ी से ही चलकर सुबह यहाँ पहुँची तो लड़का अस्पताल में कराह रहा था। वो तो खैर हुई कि जान बच गई। 2 जगह पैर की और 1 जगह हाथ की हड्डियाँ टूटी हैं। प्लास्टर चढ़ा है तो क्या, 6 हफ्ते से पहले थोड़े ही काटेंगे डॉक्टर। दम दिलासा चाहे जैसे दे लो। प्रमिला को ये देखकर कुछ विचित्र सा लगा कि मंजली भाभी तो आने जाने वाले मेहमानों और हितैषियों की खातिर खिदमत में अधिक लगी रहती और मधुप के पखाने पेशाब से लेकर उसे हिलाने डुलाने तथा चादर बदलने तक का सारा काम अम्मा जी करती। किस किस समय कौन कौन सी दवा दी जाती है, इसकी पूरी जानकारी भी घर भर में अम्मा जी को ही थी। मंझली भाभी तो अम्मा जी को सुबह शाम नहाने धोने की फुर्सत देने के लिए ही मधुप के पास बैठती और कुछ बातचीत करती। प्रदीप की छुट्टियां कम थीं। वो जब चलने लगा तो प्रमिला स्वयं ही बोली, सोचती हूँ इस बार दशहरा दिवाली के त्यौहार यहीं पर कर लूँ। अगर हो सके तो तुम दिवाली को चाहे 1 दिन को ही आ जाना। उस दिन तुम्हारे बिना मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अंतिम वाक्य कहकर वो स्वयं ही लजा गई। प्रदीप दाएं हाथ से उसे अपने नज़दीक करता हुआ बोला, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, अब आना तो पड़ेगा ही। और प्रमिला गुलाबी गुलाबी हो गई। 1.5 महीने के बाद मधुप का प्लास्टर तो कट गया, लेकिन ना तो पैर और ना ही हाथ पूरी तरह सीधा हो पाता था। डॉक्टरों ने बताया कि हड्डियां तो ठीक से जुड़ गई हैं, लेकिन इतने समय एक ही जगह बंधे रहने से मांसपेशियां कड़ी पड़ गई हैं, जिन्हें नरम करने के लिए दिन में 3-4 बार नमक मिले गर्म पानी से सिकाई करनी होगी और सिकाई के बाद हल्की हल्की मालिश करने के लिए क्रीम भी बता दी। अम्मा जी नियमित रूप से मधुप के हाथों पैरों की सिकाई करती और बड़े हल्के हाथ से क्रीम भी लगा देती। वो भी और किसी के हाथ से क्रीम नहीं लगवाता था। हर किसी के हाथ से उसे दर्द होता था। हर बार दादी को ही पुकारता था। कभी कभी उसको बेचैनी होती तो कहता, दादी अब मेरे हाथ पैर पहले जैसे होने से रहे, यूं ही लंगड़ा कर चलना पड़ेगा। लेकिन अम्मा जी तुरंत प्रतिवाद करके उसे दिलासा देती, तू तो बड़ा बहादुर बेटा है, बहादुर बेटे कहीं ऐसी बात करते हैं, तू थोड़ा धीरज रख, चलना तो क्या, तू तो फुटबॉल तक खेलता फिरेगा।
इस घटना को बीते सालों हो गए हैं। मधुप आज भी कहता है कि वो अपनी दादी के सतत परिश्रम से ही चलने फिरने योग्य बन सका है। गर्मियों में सविता दीदी की सबसे बड़ी लड़की मंजुला की शादी निश्चित हो गई। लड़का भी अच्छा ही मिल गया। वो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में किसी अच्छे पद पर था। ये रिश्ता तय होने से परिवार में सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। शादी में कौन कौन जाएगा और भात में क्या क्या देना होगा, ये सभी अम्मा जी ने चुटकी बजाते तय कर दिया। प्रदीप पहले से ही काफ़ी छुट्टियां ले चुका है, इसीलिए उसे तो छुट्टी मिलने से रही। मंझले प्रफुल्ल झांसी में हैं। वो भात के लिए चंदेरी से साड़ियाँ लाए। मर्दाने कपड़ों की व्यवस्था बड़े प्रसून करेंगे। प्रभात और उसकी बहू शादी में भात लेकर जाएंगे, इसीलिए वहाँ टीका व नज़र न्यौछावर करने में जो नकद खर्च करना होगा उसे वो करेंगे। शादी के लिए अपनी फौजी कैंटीन से सामान जुटाने का जिम्मा प्रदीप का रहेगा। अम्मा जी ने ऐसा ही तय किया और फिर ऐसा ही हुआ। इसी कारण इस शादी की चर्चा रिश्तेदारों में बहुत दिनों तक होती रही। मंजुला के विवाह का उल्लास अभी पूरा परिवार पर छाया ही था कि क्रूर काल ने बाज की तरह एक झपट्टा मारा और मंजुला के पिता हेमंत बिना किसी लंबी बीमारी के एक ही दौरे में चल बसे। सारा परिवार सन्न रह गया। सविता दीदी के वैधव्य को लेकर सभी मर्माहत थे। सविता दीदी के बड़े लड़के विशाल ने एमए की परीक्षा दी थी। छोटा तुषार तो अभी बीए में ही पहुंचा था। पीड़ित परिवार की सहायता के लिए हेमंत के प्रतिष्ठान ने विशाल को क्लर्क की नौकरी देने की पेशकश की, परंतु बड़े भैया प्रसून इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, अगर अभी से क्लर्की का पल्लू पकड़ लिया तो जिंदगी भर क्लर्क ही बना रहेगा। इससे अच्छा है कि विशाल मेरे पास रहकर एमबीए करे, उसके बाद उसे कोई ना कोई अच्छी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इसके बाद सविता दीदी भी अधिकांश समय प्रसून के पास ही रहती। यद्यपि अन्य भाइयों का भी प्रबल आग्रह रहता कि सविता दीदी कुछ समय उनके पास ही रहें। पिता के देहावसान ने विशाल को और अधिक परिश्रम करने को प्रेरित किया और वो एमबीए की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। इसके फलस्वरूप उसे एक अच्छी कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आसानी से नौकरी मिल गई। तुषार भी इस बीच एमए में आ गया था, लेकिन उस पर सरकारी नौकरियों का मोह सवार था और वो अभी से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने लगा था। बिरादरी और परिचितों में इस परिवार को बड़ी ईर्ष्या किंतु सम्मान से देखा जाता था। कुछ लोग चिढ़कर कहते, जब तक सब भाइयों में सुमति है तभी तक का खेल है, वरना बड़े बड़े परिवारों को भी टूटने में क्या देर लगी। इस तरह की अनेक बातें अम्मा जी के कानों में भी पहुंचती, परंतु वो बड़ी शांति से कहती, संयुक्त परिवार तो तभी चलता है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य उसकी उन्नति के लिए भरपूर सहयोग दे और अपने निजी स्वार्थ को अधिक महत्व न दे। आपसी नोच खसोट और छीना झपटी शुरू होते ही संयुक्त परिवार बिखर जाता है। हेमंत की मृत्यु के बाद अम्मा जी काफ़ी चुप रहने लगी थी, परंतु अपने काम में उन्होंने कोई शिथिलता नहीं आने दी थी। अभी भी वो पहले की तरह जहाँ तहाँ पहुँचती रहती थी। प्रसून के हर्निया के ऑपरेशन के सिलसिले में वो उसके पास आई हुई थी। ऑपरेशन ठीक से हो गया था और प्रसून अस्पताल से घर आ चुका था, लेकिन इस बार अम्मा जी की तबीयत कुछ डगमगा गई थी। पड़ोस की एक महिला उनसे मिलने आई तो बोली, बहन जी, मैं तो आपको 1 साल के बाद देख रही हूँ। अब आप काफ़ी टूटी हुई सी लगती हैं। अम्मा जी कुछ देर तो चुप रहीं, फिर कुछ सोचती हुई बोली, बहन जी, औरत हर बच्चे को जन्म देने में टूटती है, लेकिन स्त्री पुरुष के संबंधों की कंक्रीट से जुड़ाई बच्चों से ही होती है। वैसे ही परिवार को जोड़े रखने में भी इंसान को कहीं ना कहीं टूटना पड़ता है, लेकिन इस जोड़ने की टूटन की पीड़ा बड़ी मीठी मीठी होती है, बिल्कुल प्रसव वेदना की तरह। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।